फिल्म की शुरुआत फिलीपींस से होती है, जहां पे सारे शहर खून के प्यासे ज़ॉम्बी से भरे हुए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फ्रांसिस किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और वो अपनी वाइफ आयरिस और उनके दो बेटे जोश और लुकास के साथ अपने गांव के एक खाली पड़े पुराने घर में जाता है। फिर वो एक पाइप को हाथ में लेके धीरे धीरे उस घर के अंदर जाता है। वो काफी डरा हुआ था। तभी उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक रूम में जाता है जहां पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके हाथ में बंदूक थी। वो बंदूक और उसकी घड़ी निकाल लेता है और वो बाहर आ जाता है। जब वो दरवाजे पे था, जहां पे उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, जहां पे हमें पता चलता है कि वो दोनों फ्रांसिस के मॉम डैड है। तभी उसकी ज़ॉम्बी माँ उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए वो उसे गोली मार देता है। इस मंजर को देखने के बाद फ्रांसिस अपने मॉम डैड को कॉर्न के खेत में दफना देता है और वो लोग पूरी रात उसी घर में गुजारते हैं। अगली सुबह फ्रांसिस उठ के पानी को चेक करता है, जो कि साफ था, इसलिए वो अपने बेटों को उस पानी को पीने की इजाजत दे देता है। वहीं आयरिस खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहती। उसके बाद फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जोश के साथ एक घर को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पे उन्हें एक रेडियो, एक टॉर्च और पिंजरे में कुछ मुर्गियां और एक लटकी हुई लाश मिलती है, जिसकी बेल्ट में चाबियां थी। फ्रांसिस जोश को चाबियां निकालने के लिए कहता है, लेकिन जब वो चाबियां खींचने की कोशिश करता है तो वो लाश उसके ऊपर गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा मुश्किल हालात से खुद ही निपटना सीखे। फिर आयरिस फ्रांसिस को घर के बेसमेंट में ले जाती है, ताकि उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार मिल सके, जहां पे फ्रांसिस के डैड उसे सजा देने के लिए वहां पे बंद कर दिया करते थे, जहां पे एक जनरेटर भी था जिसमें फ्यूल नहीं था। जिसके बाद रात में डिनर के टाइम आयरिस कहती है कि उन्हें नॉर्थ की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, लेकिन फ्रांसिस वहां जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये जगह उनके लिए सेफ है। अगली सुबह वो दोनों कॉर्न के खेत में होते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि जोश फ्रांसिस का बेटा नहीं है, इसलिए वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। तभी आयरिस फिर से दोहराती है कि उन्हें नॉर्थ की ओर जाना चाहिए, जहां सरकार ने उन्हें जाने के निर्देश दिए हैं। आखिरकार वो उसकी बात मान जाता है और वो लोग अपनी वैन से नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। जोश कहता है कि आयरिस को हाल ही में फ्रांसिस के बिछड़े हुए भाई डिएगो का फोन आया था, जिस बात से फ्रांसिस को काफी गुस्सा आता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो आगे रास्ता बंद होता है। उनको एहसास होता है कि अब वैन आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए फ्रांसिस घर वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन आयरिस उतरती है और ब्लेड से बैरिकेड को काटने की कोशिश करती है, जिससे काफी शोर होता है और एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है। फ्रांसिस उसे बचाने के लिए भागता है और बंदूक से ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। वो आयरिस को उठाता है, लेकिन अब उनकी वैन के पीछे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। उनके बेटे अभी भी उसी वैन में हैं, जो अपनी मौत को सामने खड़ा पाते हैं। फ्रांसिस उनको बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को वैन से दूर ले जाता है। वो बच जाते हैं। फ्रांसिस को किस्मत से एक ग्रेनेड मिल जाता है। वो उसे उठाता है और ज़ॉम्बी से आगे निकलने की कोशिश करता है। वो कारों की छतों पे कूद के ज़ॉम्बी से कुछ दूरी बना लेता है और कार के पीछे जाके वो ग्रेनेड फेंकता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाता है। 2 हफ्ते बाद फ्रांसिस वैन लाने के लिए पुल पे वापस जाता है और वो देखता है कि वैन अभी भी काम कर रही है, लेकिन उसका मन बदल जाता है। अब वो नहीं चाहता कि उसका परिवार उसके पुश्तैनी घर को छोड़े। वो घर वापस आ जाता है, साथ में उसने फ्यूल भी लाया था। वो आयरिस से झूठ कहता है कि वैन खराब हो गई है। फिर वो जनरेटर में फ्यूल डालता है, जिससे घर की बिजली चालू हो जाती है। वहीं अगली सुबह जब फ्रांसिस नाश्ते के लिए अंडे लेने के लिए अपने मुर्गी वाले पिंजरे में जाता है, लेकिन उसमें एक कुत्ता होता है जिसने सारी मुर्गियों को मार डाला था। वो उसके हाथ पे भी काट लेता है, जिसके बाद आयरिस उसकी चोट का इलाज करती है और उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, क्योंकि उनके पास रेबीज की कोई दवा नहीं थी। लेकिन एक बार फिर से फ्रांसिस इस घर को छोड़ने से मना कर देता है। इस बीच जोश रेडियो पे पास के किसी कैंप के बारे में कुछ सुनता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। वो ये बात आयरिस को बताता है। उस रात डिनर के समय उसके मॉम डैड के बीच बहस छिड़ जाती है। आयरिस कहती है कि उन्हें कैंप की तलाश में जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस घर में ही रहने को कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि बाहर क्या हो रहा है। अगली सुबह फ्रांसिस मुर्गी के पिंजरे को ठीक कर रहा था। तभी जोश उसके पास आता है और जनरेटर चालू करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रांसिस उसे मना कर देता है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है।
फ्रांसिस जोश से पूछता है कि क्या वो फैमिली के साथ अपनी जान बचाने के लिए उसे मार सकता है जैसा मैंने पुल पर किया था। तो वो हिम्मत से जवाब देता है कि वो ऐसा कर सकता है। इसलिए फ्रांसिस उसे बंदूक चलाना सिखाने के लिए पास के मैदान में ले जाता है। हालांकि गोलियों की आवाज सुन के आयरिस भी वहां आ जाती है, जो फ्रांसिस को जोश को परेशान करते हुए देखती है, ठीक उसी तरह जैसे कि उसके पिता ने उसके साथ किया था। वो कुछ कह पाती कि अचानक गोलियों की आवाज सुन के वहां पे कई ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो लोग उनसे भागते हैं, ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़े थे। वे घर के दरवाजे बंद करके ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजे और खिड़कियों से अंदर तक आ जाते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बी उनको मार पाते, एक जीप घर के बाहर आती है और ज़ॉम्बी को फुसलाकर ले जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस पास की नदी की ओर जाता है। वो देखता है कि जिस आदमी ने उन्हें बचाया वो उसका भाई डिएगो है। वहां पे हमें पता चलता है कि जोश वास्तव में डिएगो का बेटा है। दोनों भाई पास्ट के बारे में बात करते हैं। इस दौरान डिएगो हर चीज के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो उनकी मदद के लिए आया था, लेकिन फ्रांसिस घमंड में था। वो उससे मदद लेने से मना कर देता है। वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है। डिएगो अपने भाई से बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वो जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले फ्रांसिस के लिए नॉर्थ कैंप का नक्शा छोड़ देता है। उसके जाने के बाद फ्रांसिस नक्शा लेता है और उसे जलाने लगता है, लेकिन आखिर में उसका मन बदल जाता है और वो घर लौटता है और झूठ बोलता है कि उसके पहुंचने से पहले ही डिएगो मर चुका है। फिर फ्रांसिस घर की मरम्मत और उसकी खिड़कियों को बंद करना शुरू कर देता है। वहीं जब लुकास खेल रहा होता है तो वो एक मक्खी का पीछा करता है जो उसे एक तहखाने में ले जाती है, जहां वो घर के बाहर खिड़की के पीछे छिपे एक ज़ॉम्बी को देखता है। तभी आयरिस भी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि दिन बीतने के साथ साथ ज़ॉम्बी कमजोर होते जा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि भोजन की कमी के कारण वो जल्द ही मर जाएंगे। वो लुकास से वादा करती है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बेसमेंट के दरवाजे के पीछे से फ्रांसिस सुन रहा है। उस दोपहर खेत में घूमते समय फ्रांसिस को एक ज़ॉम्बी मिलता है जो उसी तरह कमजोर हालत में था। वो उसे तुरंत मार देता है। फिर वो एक मनगढ़ंत कहानी अपने परिवार को सुनाता है कि खेत में अभी भी कई ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को बाहर जाने से रोकना चाहता है। बाद में उस रात जब वे खाना खा रहे थे, तब जोश कहता है कि उसने फ्रांसिस के पास एक नक्शा देखा था जिसमें नॉर्थ की ओर एक कैंप का रास्ता है जहां वो सभी सेफ रह सकते हैं। ये सुन के फ्रांसिस का बिहेव बदल जाता है। वो आयरिस को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें परिवार को लेके खेत के तरफ ही बढ़ना चाहिए। वो ये भी समझाता है कि उन्हें एक और बच्चे की योजना बनानी चाहिए। आयरिस उसकी बात काट देती है, ये बताते हुए कि उनकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही। वो उसे याद दिलाती है कि उसे इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वे कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके भोजन का स्टॉक खत्म होते जा रहा है। वो समझाती है कि वो बाहर जाकर आसपास के इलाके से भोजन इकट्ठा कर सकती है। उसकी इस बात से फ्रांसिस भड़क जाता है और वो कहता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं है। वो अपने बेटों को बताता है कि ज़ॉम्बी का प्रकोप शुरू होने से ठीक पहले आयरिस उन्हें छोड़ना चाहती थी। आयरिस ये एक्सेप्ट करती है, कहती है कि वो अब अपनी लाइफ से खुश नहीं है। फिर वो उससे अपने बेटों के खातिर वो नक्शा सौंपने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस नक्शा निकालता है और उसे तुरंत जला देता है। अगली सुबह फ्रांसिस खाने की तलाश में खेत में जाता है, लेकिन उसे केवल गन्ना मिलता है। वो उसमें से कुछ ले लेता है। तभी अचानक उसे दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब कि आसपास और भी लोग हैं जो ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। उस रात वो बेसमेंट से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लाता है, जिसका यूज वो दरवाजा बंद करने के लिए करता है। फिर उसे एक चेन से बंद कर देता है। उसके बदलते इस व्यवहार के कारण आयरिस और जोश बेचैन हो रहे हैं। जोश कहता है कि फ्रांसिस भी वही कर रहा है जो उसके पिता ने उसके साथ किया था। फ्रांसिस को उसकी बात पे गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि बात बिगड़ती, उन्हें दरवाजे पे किसी की दस्तक सुनाई देती है। जल्द ही वे लोग सैनिक को पहचान लेते हैं जो अंदर आना चाहता था। फ्रांसिस उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन जोश फिर भी लकड़ी हटा देता है। फिर वो घायल सैनिक, जिसका नाम कोरकुएरा था, अंदर आता है और उनसे मदद मांगता है। आयरिस एक नर्स होने के नाते तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है और उसकी चोटों के बारे में पूछती है। सैनिक बताता है कि वो पास के ही एक कैंप से है। जाहिर है उनकी टीम अपने मिशन से वापस आ रही थी तो ज़ॉम्बी ने उनके ऊपर हमला किया, जिससे उनके टीम के सारे लोग मारे गए और वो अकेला ही जिंदा बच पाया, जो भागने में सफल रहा। वो ज़ॉम्बी उसे मारने ही वाला था, लेकिन एक आदमी ने उसकी मदद की
और उसे इस घर की ओर ले आया। आयरिस को समझ आ गया था कि उसकी मदद करने वाला डिएगो ही होगा। आखिरकार फ्रांसिस कॉर्क्यूरा की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कहता है कि उसे रात तहखाने में बितानी होगी। कुछ घंटों बाद जब सभी सो जाते हैं तभी जोश आयरिस से कहता है कि वो डिएगो और कैंप की तलाश में जाएगा। वो अपने असली माता पिता के बारे में जानता है, लेकिन कहता है कि वो फ्रांसिस को अपना असली पिता मानता है। वहीं अगली सुबह फ्रांसिस कोर्क्वेरा को लुकास के साथ नाश्ता करते हुए पाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका बड़ा बेटा उनके साथ नहीं है। वो आयरिस से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। गुस्से में फ्रांसिस जोश की तलाश में भागता है, लेकिन पाता है कि उसके बेडरूम का दरवाजा खुला है। उसे एहसास होता है कि जोश वहां से निकल गया है। फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हथौड़ा उठाता है, रसोई में वापस जाता है और कॉर्क्यूरा के सिर पर वार करता है। बाकी लोग डरे हुए देखते हैं क्योंकि सैनिक का सर खाने की मेज पर बिखरा हुआ था। फिर फ्रांसिस आयरिस के पास जाता है और उसे एक घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। जब वो जागती है तो उसे पता चलता है कि फ्रांसिस ने उसे और लुकास को तहखाने में कैद कर दिया है। इस बीच फ्रांसिस धीरे धीरे अपनी समझ खोने लगता है और भयानक योजनाएं बनाने लगता है। वो उस कुत्ते को मार देता है जिसने उसका चिकन खाया था। वो उसका मांस पकाता है और वो कोर्क्वेरा की सैनिक वर्दी पहने हुए बेसमेंट में जाता है। और जब उसका परिवार मांस खाने से मना कर देता है तो फ्रांसिस गुस्से में प्लेट को फर्श पे पटक देता है। फिर वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे यहीं सजा दिया करते थे। कुछ समय बाद आयरिस और उसका छोटा बेटा उस घर से भागने की सोचते हैं। अगले सीन में फ्रांसिस अचानक लुकास की चीखें सुन के नींद से जाग जाता है। वो जल्दी से तहखाने की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है आयरिश उसे लकड़ी के एक टुकड़े से मारती है, जिससे वो फर्श पे गिर जाता है और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। आयरिस उससे चाबियां लेती है। फिर माँ और बेटा आखिरकार बेसमेंट से भाग निकलते हैं। कुछ समय बाद फ्रांसिस अपने होश में आता है। वो उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अंदर ही है। उसे अपने पिता द्वारा दी जाने वाली सजा के फ्लैशबैक आते हैं। इस बीच आयरिस ब्लेड सहित कुछ सामान लेती है और लुकास के साथ बाहर भाग जाती है। जब वे घर से निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक ज़ॉम्बी में बदला डिएगो उन पर हमला कर देता है। इससे वे दोनों भागने लगते हैं। घर के अंदर आते ही डिएगो आयरिस के पैर को पकड़ लेता है। लुकास जब मदद करने की कोशिश करता है तो डिएगो उस पर भी हमला कर देता है। इस खतरनाक पल में फ्रांसिस अपने परिवार को बचाने के लिए बेसमेंट से बाहर निकलता है और वो ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने लुकास के हाथ पे काट लिया था। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो लड़के का हाथ काट दें या फिर उसे ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखें। सहमी हुई आयरिस पहला रास्ता चुनती है और उसके हाथ को काटने वाली होती है। शुक्र है फ्रांसिस उसे होश में लाता है। वो कहता है कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो उसे बताता है कि उन्हें बच्चे को पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, जिसके लिए फ्रांसिस पुल की ओर भागता है जहां उसने कुछ दिन पहले अपनी वैन छोड़ी थी। दुर्भाग्य से पुल पे चीजें एक भयानक अंत तक पहुंच जाती हैं। जोश वहां टहल रहा था, एक सैनिक ज़ॉम्बी की लाश से उठाई गई बंदूक के साथ। फ्रांसिस भी जल्द ही वहां पहुंच जाता है और वो तुरंत अपनी वैन ढूंढ लेता है, लेकिन उसने एक सैनिक की वर्दी पहनी हुई थी जो खून से सनी हुई थी, इसलिए वो एक जंबी जैसा दिखाई देता है। जैसे ही फ्रांसिस पास आता है, जोश उसके ऊपर बंदूक तान देता है। डर के मारे वो अपने पिता को गोली मार देता है। जब उसे होश आता है कि उसने क्या किया है तो वो माफी मांगने के लिए दौड़ता है। जोश कबूल करता है कि उसने हमेशा फ्रांसिस को अपना सच्चा पिता माना है। बाद में फ्रांसिस भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि उसने हमेशा जोश को अपना बेटा माना है। घायल फ्रांसिस जोश से दूसरों की मदद करने के लिए कहता है और जोश उसे वैन से घर ले जाता है। वहीं आयरिस जोश और फ्रांसिस को वैन के साथ घर पर आते हुए देखती है और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।